हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम नया लेक्चर लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हमने स्टडी किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हमने स्टडी किया था। उन्हीं के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। टू चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। चलो हमने एक पॉइंट पिक कर लिया, मान लो एक ये पॉइंट है ए, इस पर कितना चार्ज है 3 × 10⁻⁸ कूलम, 3 × 10⁻⁸ कूलम। और एक पॉइंट बी है, सेम लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस है। यहाँ पर बी पॉइंट है और चार्ज है -2 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, माइनस चार्ज है 15 सेंटीमीटर अपार्ट, 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। वैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो कहां पर होगी। ठीक है, तो पहले हम ये मान लेते हैं कि सपोज करो कि एक पॉइंट मैंने P पिक कर लिया जो इन बिटवीन दीज टू चार्जेस है। ठीक है ना, दोनों चार्जेस के बीच में है कहीं ना कहीं, और A से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। मुझे ये x डिस्टेंस पहले जो है वो इवेल्युएट करना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि P पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है ना, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, इन बिटवीन कहीं ना कहीं। तो देखो, अगर नेट पोटेंशियल अगर मैं P पॉइंट पर निकालूं, पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट P, तो वो किससे इक्वल होगा, नेट पोटेंशियल एट P। अब देखो P पॉइंट पर A की वजह से जो पोटेंशियल होगा, A चार्ज की, A पर जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल होगा। हमने देखो पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला कर रखा है KQ/R किया हुआ है ना, तो हमने ये बेसिक फॉर्मूला ही यूज करना है। अभी सिस्टम ऑफ चार्जेस का एग्जांपल है, मैंने P पॉइंट पिक कर लिया, इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। स्केलर वो है, स्केलर टर्म है हमारे पास, स्केलर एडिशन होगा। K तो कांस्टेंट ही होता है बच्चों। ठीक है, K Q, अब Q कितना है हमारे पास 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है ये x। चलो अगर मैं वेक्टर एडिशन करके चलूं तो फिर क्या होगा, Q कितना है -2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय R। अब P से ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा बच्चों, 15 - x। कितना रह जाएगा, 15 में से x को माइनस कर देंगे, 15 - x। और ये हमें मालूम है कि मुझे तुम ये मान के चल रहे हैं कि P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, जीरो, मतलब इसकी वैल्यू हमने जीरो पुट कर दी। तो ये चल रहा है K 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय x, ये माइनस यहां आ जाएगा 2 × 10⁻⁸, K यहां चल रहा है 15 - x। देखो डिफरेंस आ रहा है, अगर ऐड होता तब पोटेंशियल जीरो ना होता, माइनस है तो पोटेंशियल जीरो हो सकता है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं तो ये देखो 2 × 10⁻⁸ इंटू में K डिवाइडेड बाय 15 - x इज इक्वल टू K इंटू में 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय x। अब देखो K से K कैंसिल आउट, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल आउट, तो यहां रह गया 2 डिवाइडेड बाय 15 - x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैथमेटिक्स फॉर्मेशन है सिंपल, यहां कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 × 15 - x, 2x इज इक्वल टू 45 - 3x। तो ये 5x इज इक्वल टू 45 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45/5 डेट इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 9 सेंटीमीटर। यहां से क्या शो आउट होता है कि जो हमारे पास स्मॉल चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज
उसके नीयर हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, स्मॉल चार्ज के पास ही। ठीक है, एक तो यहां से ये ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्रिएट हो जाता है कि स्मॉल चार्ज के पास हमारे को क्या मिलेगा, नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है, आगे समझ में यहां तक, इसे पॉज करके नोट डाउन करो। अब एक और पार्ट आएगा, एक और जगह हमें पोटेंशियल की वैल्यू जीरो मिलेगी, वो आपको बताते हैं। इसे नोट डाउन कर लो, कर लिए इसे नोट डाउन। अब हम आगे मूव करते हैं। माइंड में बिठा लो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता था ना, स्मॉल चार्ज के पास ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट को पिक करते थे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इवैल्यूएट करनी थी। यहां पर भी देखो, इन दोनों में से स्मॉल चार्ज जो है वो ये है। अब अगर पी पॉइंट अगर मैं यहां पिक नहीं कर रहा, ये तो ये है 2 × 10⁻⁻8 कूलम विद नेगेटिव साइन। ठीक है, स्मॉलर चार्ज है। अब मैं पी पॉइंट को आउटसाइड कहां पिक कर सकता हूं, आउटसाइड भी हो सकता है, तो आपको वो कहां लेना है, हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास ही। सपोज करो मैंने वो यहां पिक कर लिया पी पॉइंट, मैंने ये एज्यूम कर लिया, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना था, 15 सेंटीमीटर आपको गिवन है, और ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना है, x है। अब मुझे इस x की वैल्यू भी आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, x की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, रैंडमली वो कहीं पे भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं है, वो x की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे तो आ जाएगा। अब अगर हम यहां देखें v नेट अगर मैं निकालूं, पहले देखो a चार्ज की वजह से, a पर जो चार्ज है q कितना है, 3 × 10⁻⁻8 डिवाइड बाय r, टोटल डिस्टेंस 15 + x, यही है ना, 15 + x। ठीक है, चाहे आप ये x डिस्टेंस a से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप ये x डिस्टेंस a पॉइंट से ले लो, तब भी हमारे पास सेम ही आएगा आंसर। तब a से डिस्टेंस आ जाएगा, b से डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, यहां तक प्लस k × में -2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कितना है, x, सिंपल है ना। a से डिस्टेंस 15 + x बन रहा था, b से कितना डिस्टेंस बन रहा है, x, और ये क्या होना चाहिए, 0, तो ये k 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 15 + x माइनस 2 × 10⁻⁻8 k बाय x। तो यहां से सारी फॉर्मेशन सेम, k से k कैंसिल आउट, 10⁻⁻8 10⁻⁻8 कैंसिल आउट, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2/x = 3/15 + x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से 2 15 + x = 3 × x, और यहां से 30 + 2x = 3x। देखो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अगर आप देखें, आप ये लिखेंगे कि भी हाँ, b पॉइंट से कितना है 30 सेंटीमीटर, और a पॉइंट से कितना है 45 सेंटीमीटर, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर हम दोनों केसेस में देखें, जब हमने इन बिटवीन किया था, ठीक है ना, तो हमें पोटेंशियल जीरो कहां मिला था, पोटेंशियल इज 0 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जब हम बियॉन्ड बी लिख रहे हैं, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इज 0 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अगर हमें ए से ही निकालने हैं डिस्टेंसेस, तो 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू b से कितनी आ रही है 30, तो a से कितनी हो जाएगी 15 + 30 45। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को पोज डाउन, मैं पोज करके नोट डाउन करो, फिर हम आगे मूव करते हैं। हो गया बच्चों? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों,
बहुत अच्छा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब E और V के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये टॉपिक एनसीईआरटी से पिक नहीं किया है आपको इजी वे में समझाने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, तो थ्योरी आपको आनी बहुत जरूरी है कि वो कैसे डिराइव होता है इनके बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, तो प्रदीप में से मैंने ये पिक किया है और बहुत अच्छे से डिफाइन होगा और अच्छे से करना है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो हमें मालूम है अगर Q चार्ज है और R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होता है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने किया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है कि Q बाय आर स्क्वायर, और V क्या होता है के Q बाय आर। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, ये एक वेक्टर टर्म होती है, ये स्केलर टर्म होती है। ठीक है, यहां तक तो हम कर चुके हैं बच्चों। ये क्या है हमारे पास वेक्टर फॉर्मेशन है और ये क्या है स्केलर फॉर्मेशन है। अब इसमें हमारे पास दो कंडीशन अप्लाई होती हैं, या तो हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा। अगर फर्स्ट केस अगर हम लेकर चलें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सपोज करो ये हमारे पास क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, दो पॉइंट पिक कर लिए जिसके बीच में मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मान लो ये यहां फर्स्ट पॉइंट है और ये क्या है सेकंड पॉइंट, डेल्टा आर डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है डेल्टा आर है। और उसके बाद मैंने फर्स्ट चार्ज पर क्या किया, फर्स्ट पॉइंट पर मैंने टेस्ट चार्ज Q प्लेस कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया फर्स्ट पॉइंट पर टेस्ट चार्ज जो है वो प्लेस कर दिया। अब देखो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर अगर मैं इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा रहा हूं तो टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जनरेट होगा। आपको ये हमने किया हुआ है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा FE हमने बोल दिया, वो कितना होता है Q इंटू मी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब Q इंटू में ही फोर्स लगा, ये तो फर्स्ट से सेकंड पोजीशन में अपने आप ही चला जाएगा बच्चों, हमें किसी भी दूसरे फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो ये फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर इजीली चला जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसे काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर पहुंचने की बहुत स्लो होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जो इक्वल और अपोजिट होगा, तो मैं F एक्सटर्नल को मैं ये लिख सकता हूं माइनस ऑफ QE, क्योंकि वो इक्वल और अपोजिट लग रहा है हमारे पास। ठीक है, माइनस ऑफ QE हमने लिख दिया। और जो अगर मैं पोटेंशियल निकालूं, देखो हम कहां से कहां जा रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो V2 माइनस V1 आ जाएगा। फाइनल स्टेज ये है, इनिशियल ये है V2 माइनस V1। वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर ब्रिंगिंग चार्ज 1 to 2 डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज Q। क्या हुआ ना ये फॉर्मूला। तो मुझे फाइनली इवेल्युएट क्या करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन। अगर मैं ये इवेल्युएट करूं तो वो किससे इक्वल आएगा, हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, F एक्सटर्नल एजेंट इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, F एक्सटर्नल मेरे पास कितना है, माइनस ऑफ Q इंटू में
माइनस ऑफ क्यू इंटू में ई, ठीक है यही है ना। इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है बच्चों, डेल्टा आर, ठीक है। वैसे तो एफ एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट होती है, डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वैसे क्या बनता मेरे पास, वैसे बनता है एफ एक्सटर्नल डॉट डेल्टा आर, ठीक है। एफ एक्सटर्नल और डेल्टा आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है बच्चों, एफ एक्सटर्नल और डेल्टा आर के बीच में एंगल, देखो एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो एंगल कितना बन गया, डेल्टा आर इस डायरेक्शन में है, एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है। ध्यान से समझना है बच्चों, ये एंगल कितना बन गया 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एफ एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा आर इंटू में कॉस ऑफ, क्योंकि डॉट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 180 डिग्री। कॉस 180 क्या होता है हमारे पास, कॉस ऑफ 180, कॉस 180 क्या होगा -1, तो ये एफ एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा आर आ जाता है, और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ माइनस क्यू ई इंटू में क्या चल रहा है डेल्टा आर, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा Q इंटू में E इंटू में डेल्टा आर, ठीक है यहां तक। और अब उसके बाद अगर मुझे निकालना है डेल्टा V, मतलब V2 माइनस V1, तो वो क्या है, वर्क एक्सटर्नल 1 to 2 डिवाइड बाई Q, वो मेरे पास क्या आ गया Q E इंटू में डेल्टा आर डिवाइडेड बाय Q, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, E इंटू में डेल्टा। अगर ये चेंज इन पोटेंशियल को मैं डेल्टा V लिखूं तो हमारे पास ये बन जाएगा E इंटू में डेल्टा आर, ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है यहां तक। अगर आप यहां इन दोनों के बीच में, वैसे तो डॉट प्रोडक्ट यहीं से ही होना चाहिए, यहां हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल, ये रिजल्ट बन जाएगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब, डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू में डेल्टा आर, ठीक है। सारा हमने पहले वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाला, 1 to 2 जब हम मूव कर रहे हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमने V2 माइनस V1 निकाला, डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज कर दिया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, E डेल्टा आर आ गया, ठीक है। यहां से बन जाता है। देखो शो आउट, एक और आप बात नोट कर लेना कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज करता है, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होती रहती है धीरे धीरे। इसे पोज करके नोट डाउन कर लो। अब हम सेकंड केस करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो नॉन यूनिफॉर्म ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, मान लो ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, तो जब यूनिफॉर्म हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही यूनिफॉर्म नहीं है तो ये डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास सेम नहीं है, अगर मैं ये फॉर्मूला यहां अप्लाई नहीं कर सकता ना, डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू में डेल्टा आर, ये तो फॉर्मूला तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, क्योंकि डेल्टा आर जो है वो सेम नहीं होगा। डेल्टा आर क्या होता है कि वो लेंथ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। अब अगर मैं ये डेल्टा आर टर्म है मेरे पास, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थोड़ा है, वो तो चेंज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लेंगे बच्चों। मान लो मैंने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया dr, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया dr। अगर मैं यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लूं और उसे इंटीग्रेट कर दूं, क्योंकि यहां dr है तो इस वाले पोर्शन के लिए भी सेम होगा, इस वाले dr के लिए भी सेम होगा, इस वाले dr के लिए भी सेम होगा, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमने क्या किया, पोटेंशियल निकाला फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए। तो मेरे पास देखो, अगर मैं स्मॉल पोटेंशियल इवेल्युएट करूंगा, ठीक है ना, स्मॉल पोटेंशियल अगर मैं इवेल्युएट करूंगा तो वो किससे इक्वल आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला है, मतलब ये बन जाएगा ई डॉट डी आर, ठीक है, ई डॉट डी आर बन जाएगा। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उसे इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है, ईडीआर हमने कर दिया। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, मान लो ये R1 पोजीशन वेक्टर है इसका, फर्स्ट ओरिजिन से फर्स्ट पॉइंट जो है वो R1 पर है, सेकंड पॉइंट जो है वो R2 पर है, तो R1 से R2 तक हम क्या कर देंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, R1 से R2। R1 और R2 क्या है, पोजीशन फैक्टर्स हैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के, क्योंकि ये तो स्पेस में बना हुआ है ना, इसको पोजीशन भी तो लोकेट करेंगे एक ओरिजिन से, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा ना मालूम है कि यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है और यहीं पर ही खत्म हो रही है, ऐसा तो नहीं है ना, तो इसकी पोजीशन तो लोकेट करनी पड़ेगी ना, जिस पॉइंट्स के बीच में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इवेल्युएट करना है। तो ये तो एक बेसिक फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स सिर्फ यहां तक नहीं आते हैं, हमारे पास और एक्सटेंडेड वर्जन होता है, हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में दे दे, ठीक है, तब आपको बोलेगी पोटेंशियल इवेल्युएट करके बताओ, ठीक है ना, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर उसको एक्सटेंड करें, अगर हमें गिवन है इफ E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, मतलब ये वेक्टर फॉर्मेशन है, वेक्टर टर्म है हमारे पास। ई एक्स आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी गिवन है, मतलब ये आपको गिवन है एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और हमें तो स्मॉल डी आर चाहिए होता है ना बच्चों। तो अगर मैं डी आर निकालूं तो क्या आ जाएगा, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, डिफरेंशिएट कर दो बस इसे, ठीक है ना, ये फॉर्मेशन हो जाएगा यहां तक। और हमें अगर डेल्टा भी चाहिए है, वो क्या है, ई डॉट ई डी आर, ठीक है। तो यहां से अगर हम इवेल्युएट करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, यहां पर क्या है, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। देखो डॉट प्रोडक्ट ही तो हुआ, स्केलर प्रोडक्ट है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो आई स्केयर, आई इंटू में आई स्केयर की वैल्यू 1 बन जाती है, मतलब मेरे पास ये आ जाएगा ई एक्स इंटू में डी एक्स प्लस ई वाई इंटू में डी वाई प्लस ई जेड इंटू में डी जेड, ये डेल्टा भी आ जाएगा, ठीक है। यहां तक ई एक्स इंटू में डी एक्स प्लस ई वाई इंटू में डी वाई प्लस ई जेड इंटू में डी जेड फॉर्मेशन आ जाएगी बच्चों, हो जाएगा इतना पोर्शन। अब अगर हम क्या करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मेशन आएगा, क्योंकि तीनों के रिस्पेक्ट में मुझे तो जनरली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है इन बिटवीन ई एक्स एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां से पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली टर्म हमारे पास स्टार्ट होती है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यहां पर देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अगर मैं इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं, पार्शियल का मतलब क्या होता है कि देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं कर रहा हूं तो डेट मीन्स उस पॉइंट पर वाई और जो जेड है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इस इक्वेशन को, पार्शियल का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट पर वाई और जेड कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। अगर मैं देखो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूं, पार्शियल को हम कर्व से कल से शो करते हैं, डी से नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो परफेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाती है। ये पार्शियल है, डीवी बाय किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो यहां से देखो क्या आएगा, अगर यहां मैं dx से ही डिवाइड कर दूंगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं dx से डिवाइड कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को,
तो ये dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या आ जाएगा, ई एक्स रह जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म है वो जीरो हो जाएगी, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो। ठीक है, ये फैक्टर भी जीरो, ये वाला फैक्टर भी जीरो। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ई एक्स इससे इक्वल आ गया करली वी बाय करली एक्स के इक्वल आ जाता है। ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अगर सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं मैं इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x और z कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर x और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, करली v बाय करली y इज इक्वल टू ई ऑफ y। ठीक है ना, ये टर्म कांस्टेंट है, खत्म, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा dy से करली y, और ये कांस्टेंट है तो जीरो। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा। अगर सिमिलरली करली वी बाय करली जेड किससे इक्वल आ जाएगा, ई जेड के इक्वल आ जाएगा। सिमिलर वे में करली वी बाय करली जेड किससे इक्वल आ जाएगा, ई जेड के इक्वल आ जाएगा। हो जाएगा यहां तक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं, जो मेरे पास ई वेक्टर है वो किससे इक्वल है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ई एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, करली वी बाय करली एक्स आई कैप, करली वी बाय करली वाई जे कैप, करली वी बाय करली जेड के कैप, ये आ जाएगा। और अगर मुझे मॉड ऑफ ई वैल्यूएट करना हो, मतलब मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होगा, कर्ल वी बाय करली एक्स का होल स्क्वायर, कर्ल वी बाय करली वाई का होल स्क्वायर, कर्ल वी बाय करली जेड का होल स्क्वायर। तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना, ई की वैल्यू क्या हुई, मैंने ई एक्स की जगह कर्ल वी बाय करली एक्स पुट कर दिया, ई वाई की जगह कर्ल वी बाय करली वाई पुट कर दिया, ई जेड की जगह कर्ल वी बाय कर्ल जेड पुट कर दिया। मॉड निकालना है तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक। तो आज के लिए इतना ही।